अब समझना है कि फ्लक्स क्या होता है। जैसे होता क्या है कि हमसे कोई भी पूछे कि ये चीज क्या है, तो हमारे मुंह में उसका आंसर एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए, और कोशिश ये एक सरल तरीके से होना चाहिए, एक सरल तरीके से होता है। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान शब्दों में आप क्या कहोगे इस चीज को समझिए। ठीक, अब देखो समझो, जैसे मैं कहूं एक ये सरफेस है, एक क्या है, ये एक सरफेस है, बोलो सही है। एक कागज का पन्ना है, समझ लीजिए, एक क्या है, कागज का पन्ना। ठीक, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिए पास करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या करेंगे, पास करेंगी, ऐसे पास करेंगी। अब मैंने आपसे सिंपल भाषा में ये बोला, बच्चों गिनती गिनो कितनी लाइन पास करी इस सरफेस से, इस प्लेन, ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से कितनी लाइन गिनती की दिख रही है, तो आप कहोगे 3, तो मैं कहूंगा इसी को फ्लक्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब इससे डिफाइन कैसे करेंगे, इससे हम लोग कैसे समझेंगे क्या है फ्लक्स, तो फ्लक्स कुछ और नहीं है, फ्लक्स एक नंबर ऑफ लाइंस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या आप बोल सकते हो कोई भी फील्ड लाइंस हो सकती है, मैग्नेट भी हो सकता है, तो क्या है, फ्लक्स एक गिनती है, कितनी फील्ड लाइन एक किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास करती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। गिनती के कितनी लाइन किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास करती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देख लीजिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट मे thought of as the number of electric field lines of the force, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पूरा बोलते हैं, that intersect the given area, that intersect, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास आउट करती है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें बच्चों, तो एक चीज पहले, उससे पहले समझ लीजिए, एक शब्द आता है, एक क्वांटिटी आती है, सॉरी, एरिया वेक्टर। क्या आता है, एरिया। आज तक आप लोगों ने एरिया स्केलर सुना होगा, बट आज पहली बार आप एरिया वेक्टर सुनोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो सीधी सी बात होगी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और देन दूसरी चीज होगी डायरेक्शन, देन दूसरी चीज क्या होगी, डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन। देखिए मान लीजिए एक क्यों ये प्लेन सरफेस है, सपोज कीजिए एक ये प्लेन सरफेस है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक। इसका एरिया अगर हम निकालें, सिंपल से इसका एरिया निकालें, तो a इंटू बी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बट इसका एक डायरेक्शन होगा जो कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये पन्ना है, कागज का पन्ना, ये ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसके एरिया के डायरेक्शन को दिखाएंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इतना याद रखिएगा कि एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ डायरेक्शन भी होता है, और उसका डायरेक्शन सिंपली डिफाइन करेंगे क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन का परपेंडिकुलर। सपोज करो ये पूरा प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस में दो सरफेस है, एक इधर का सरफेस, एक इधर का सरफेस। मान लीजिए ये ऐसा है, तो परपेंडिकुलर तो यही आएगा, तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बीच कितना डिग्री बन रहा है, तो कहोगे 0 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 0। तो सिंपल डिफाइन करिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और डायरेक्शन कैसे बताओगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अब देखो ध्यान से इधर, अब देखिए ध्यान से आगे, अगर मैं बोलूं एक ये क्यूब है, एक ये क्या है, क्यूब है, ठीक, ये क्या है, क्यूब है। मैं एरिया वेक्टर जानना चाहता हूं, सपोज करो ये क्यूब है, तो इसके कितने सरफेस होंगे, एक ये होगा इस तरीके, 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा, सामने का 5 होगा, फिर पीछे का 6 होगा। तो बच्चों इस सरफेस को बात करें, इस सरफेस ये इस तरफ दिखेगा, तो इसका एरिया इधर आएगा। ये सरफेस ऐसे होगा तो एरिया इधर होगा, ये सरफेस इधर होगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये सरफेस ऐसा होगा तो इसका एरिया वेक्टर। कुल मिला के ये समझ जाओ कि एरिया कैसा होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ गई कि एरिया कैसा होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलते हैं आगे, ठीक। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे समझिए, ये एक डायग्राम दिया है जिसमें हमारा प्लेन सरफेस कुछ ऐसा है। तो प्लेन सरफेस से एरिया वेक्टर कितना डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर, दिख रहा होगा। ये एरिया वेक्टर है, प्लेन सरफेस से कितना डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन होता ही है पासिंग, मगर परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखिए, मतलब ये कुल मिला के ये कह सकते हो
कि जो एरिया वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कुल मिला के ये समझो। तो अगर बच्चों, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इधर रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ई का कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ई का कॉस थीटा। बोलो सही है कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री पे बन रहा है। तो अगर मैं इसको इधर रिजॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई का कॉस थीटा। तो अगर मैं फ्लक्स बोलूं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। क्या होता है, ई इंटू ए। अब देखिए यहां पे जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और एरिया कितना है ए। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम क्या अपने वेक्टर में जब पढ़ते थे ए बी कॉस थीटा जैसा, तो हम इसको क्या बोलते थे, ए डॉट बी बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो उसी तरीके हम कहीं ना कहीं इसको भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बोलिए सही है। तो कहीं ना कहीं ये भी डिफाइन होता है, डेफिनेशन में लिखना चाहो कि क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और बच्चों एक चीज ये याद रखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए जो हमारा फ्लक्स होता है वो भी कैसा होता है, स्केलर होता है। जो फ्लक्स होता है वो भी हमारा कैसा होता है, स्केलर होता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे, क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों कई रिजल्ट यहां से बन सकते हैं, देखो कई रिजल्ट यहां से बन सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इधर का हम रब कर देते हैं, ठीक है, इधर का क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब फोकस होके ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये थीटा किसके बीच का एंगल, ये थीटा ई और ए के बीच का एंगल। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इनकेस सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाई है कुछ ऐसी लगाई है, ठीक, मान लो। अब ई और ए के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ई ए और cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो बच्चों इसको मैक्सिमम फ्लक्स भी बोलते हैं और पॉजिटिव फ्लक्स भी बोलते हैं। कितना आया, प्लस ई ए। तो अगर हमें पॉजिटिव फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो भी है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, यानी कि एक डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, ये आपका एरिया वेक्टर है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी लगा दी। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब अगर फ्लक्स डिफाइन करोगे तो क्या होगा, ई ए cos 180। cos 180 कितना होता है, -1। अब अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ई ए। बट देखो बच्चों, फ्लक्स तो ई इंटू ए ही है, बट माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है उस सरफेस में। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, एक तरीके से बोल सकते हो बाहर की ओर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो क्या है, इनवर्ड है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर घुसती है तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकलती है तो फ्लक्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये मेरा प्लेन सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है। अब एग्जामिनर ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल प्लेन सरफेस के पैरेलल ऐसे लगा देते हैं। तो ई और ए के बीच कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। कितना थीटा आया, 90 डिग्री। अब अगर हम फ्लक्स बात करें तो कितना हो जाएगा, ई ए cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कोई भी नंबर ऑफ लाइन उस प्लेन सरफेस से पास आउट नहीं करी। और सीधी सी बात, मान लो ये प्लेन सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, तो इस प्लेन सरफेस से तो लिंक ही नहीं करी ना, इस प्लेन सरफेस से तो पास ही नहीं करी ना, ऐसे सीधे चली गई सीधे। अगर ये प्लेन सरफेस होता तो ऐसे घुसती, निकलती, पास करती। प्लेन सरफेस ऐसे सीधे चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं करी, तो फ्लक्स क्या है, 0। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक। अब देखो थोड़ा सा यूनिट बेस देख लेते हैं, और डायमेंशन बेस भी देखा जा सकता है, सभी चीजें बता सकते हो बच्चों। तो आप इसको बोल सकते हो, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ये होगी। अब देखिए न्यूटन, इसका मतलब फोर्स होता है, mlt-2। कूलाम, कूलाम मतलब चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 होगा। मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना बना, ml क्यूब
ये t ऊपर जाएगा -3 और a -1 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ फ्लक्स का जीता जागता डायमेंशन आ गया। क्या आ गया? डायमेंशन आ गया। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए कितनी आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग है वो हमारा है गाउस लॉ। क्या है? गाउस लॉ। अब इस गाउस लॉ को बहुत आसानी से समझेंगे। कितना आसानी से समझेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। बस फोकस बनाए रखो, बहुत आसान। फ्लक्स कितनी आसानी से समझेगा, इसी तरीके गाउस थ्योरम भी समझ में आएगा। गाउस की कुछ ये डेफिनेशन दी है, द टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई, लिंक विद द क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। कुछ ऐसा मतलब कह सकते हो कि जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज है। ये गाउस का कहना है। मगर हम सारी चीज समझेंगे, ये फॉर्मूला कहां से आया, गाउस ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, सब चीज जानने वाले, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, फोकस। देखो आप ये जानते हो सिंपल सी बात कि कोई भी चार्ज है तो अपने वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता ही निकालता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक चार्ज है तो ये अपने हर तरफ क्या निकाल रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे निकाल रहा होगा, जो कि आपको पता है वो हर तरफ निकालता होगा, ठीक है। ये आप सबने पढ़ा भी होगा, और जानते भी नहीं भी पढ़ा तो इतना जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे निकाल रहा होगा, ठीक है, ऐसे निकाल रहा होगा। क्लियर? कोई बात नहीं। अब देखिए बच्चों, कभी भी गाउस थ्योरम लगाना कैसे, देखो सिंपल सी एक बात है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, फोकस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकली नहीं, ये पक्की बात है। इसको एक इमेजिनरी सरफेस से बाउंड करना है, ठीक है। वो सरफेस आप कैसा भी ले सकते हो, मतलब ये आपकी इच्छा है। आप सिमेट्रिकल लेना चाहो सिमेट्रिकल ले लो, अगर सिमेट्रिकल नहीं लेना है टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, बट ये याद रखो क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। हमने ये ले लिया। अब एक इमेजिनरी सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास आउट करती है तो यहां पे हमें मिलेगा क्या? फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? फ्लक्स। यहां से लाइन अगर पास आउट करती है तो हमें क्या मिलने वाला है? फ्लक्स। तो अब हम समझते हैं, तो गाउस ने यही चीज बोला कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज होता है। अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, इस चीज को समझिए बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझो। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E × A, ठीक। अगर मान लीजिए एरिया जो है छोटा सा है तो dA, और वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। और ये बच्चों इंटीग्रेशन में गोला सा होता है, इस चीज को समझिएगा। और यहाँ पे हम S लगाते हैं बच्चों। कहीं कहीं बुक में ये A नहीं S भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? S लिखा रहता है। तो परेशानी नहीं है, वो एक एरिया वेक्टर ही है। तो ठीक, तो फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इतनी बात समझते हैं, ठीक। ये क्या डिफाइन करता है कि आप ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो जो कि क्लोज है, जो कि क्या है? क्लोज। और यहाँ S लिखा है, इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो? उस सरफेस का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। और ये क्या है? आपका एरिया वेक्टर है। ये क्या है? एरिया वेक्टर, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन सरफेस। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे लगाएंगे, सब कुछ मैं समझाता हूं। पहले इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि इसका कभी भी वाइवा में पूछ लेता, अगर ये लिखा है क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसको क्लोज इंटीग्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रल। तो आप सिंपल डिफाइन कर देना कि हम ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जो कि बंद है, जो कि क्लोज है, ठीक। और ये क्या है? S लिखा हो तो सरफेस। कहीं कहीं आप अभी मैग्नेट पढ़ोगे वहां L लिखा रहेगा, तो वो एक होता है कि लेंथ, सरफेस लेंथ लाइन, जो बोल सकते हो। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक। तो याद रखना, ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल होता है। क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल। इतनी चीजें आपको पता चल गई, ठीक। अब मैं इसको जरा हटाता हूं और ध्यान से समझिए। तो फ्लक्स EdS cos थीटा होता है। एक छोटे से एरिया का हम फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक। और कैसा? क्लोज इंटीग्रल। अब देखो इस चार्ज को, ये जो चार्ज है प्लस है, इसको मैंने ये लिखा। अब इस पूरे स्फीयर, जैसे ये पूरा गोला है, समझ लो ऐसे, जैसे आप बॉल ले लो, बॉल में इतना छोटा सा माप कर लो। ऐसे बॉल में ऐसे सर्कल बना लो, जैसे एक लोहे की गेंद ले लो और उसमें स्केच पेन लो, ऐसे छोटा सा ऐसे सर्कल रब कर लो, तो तुमको एक इमेज बन। जैसे सेब ले लो, सेब में पेंसिल लो ऐसे, या पेन लो या मार्कर लो, ऐसे गोला कर लो। तो ये छोटा सा एरिया कवर करोगे। क्या कवर करोगे? छोटा सा एरिया। बोलो ठीक है, स्मॉल एरिया हमने कवर किया। अब एरिया जो वेक्टर होता है, चाहे तो आप इससे भी दिखा सकते हो, एरिया वेक्टर ऐसा ds होगा। बोलो ठीक, एरिया वेक्टर हमेशा
प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक, वो हमेशा बाहर की ओर ऐसे निकल रहा होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री बना, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री बना, 0 डिग्री। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब कितना डिग्री यहां रख दिए, cos 0 डिग्री। इसी तरीके कहीं और भी आप मार्क कर लो, जैसे मान लो आप कहीं यहां मार्क कर लो, ये छोटा सा हिस्सा, छोटा सा बिल्कुल ये छोटा, इसे एक सेब लो, एक संतरा लो, ऐसे मार्क कर लो। तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर की ओर, इसको ds से दिखा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस चार्ज से निकलेगी वो भी कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। तो कहीं पर भी आप मार्क कर लो, जैसे ये मान लो ये मार्क कर लिए, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की ओर। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो भी ऐसी होगी। तो कहीं पर भी मार्क करोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 डिग्री बनेंगे, जो कि आपको दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, e ds, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1। तो ये हो गया, सीधी सी बात। अब देखो, अगर मैं बोलूं इस पॉजिटिव चार्ज की, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पे देखना चाहूं, इस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फ्लक्स तो यही से बन रहा है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज की मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बोलो सही है, ठीक। और कहीं पर देखो, चाहे यहां देखो, यहां देखो, हर जगह तो रेडियस सेम ही है ना, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कहीं पर देखो यहाँ रेडियस ही तो वैरी करेगा, चार्ज तो हर जगह सेम ही होगा। अब देखो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब देखो कैसे डिफाइन करोगे, ये बच्चों है हमारा छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, और ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल। जब भी इंटीग्रेशन लग जाए तो समझ जाओ टोटल। अब इसको पूरा पढ़ो, एरिया टोटल, या ऐसे पढ़ो टोटल एरिया। अब इतना छोटा छोटा सा सरफेस जो तुम ऐसे मार्क कर रहे हो, इतना छोटा छोटा सा पूरे स्फीयर में से हर जगह मार्क कर दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर। जैसे एक सेब लिए, हल्का गोला किया, उसके बगल में हल्का सा काला किया, उसके बगल में हल्का सा काला, ऐसे काला करते जाओगे तो छोटे छोटे एरिया जो आप बनाते जा रहे हो, पूरा जब बन जाएगा छोटा छोटा तो पूरा स्फीयर ही तो फॉर्म कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये है, ये एरिया है इस सरफेस का, इस इंटीग्रेशन लगा इसका, इस तरीके के बहुत ढेर सारे सरफेस बनेंगे, तो पूरे को जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, जो कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कटा, r स्क्वायर से, ये बच्चों ऊपर है एक तरीके से, यहां जगह नहीं थी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, एरिया, टोटल एरिया, क्या है, टोटल एरिया, ठीक। और इस सरफेस को नाम दिया गाउस ने, गाउसियन सरफेस बोला। क्या बोला, कैसा सरफेस है ये, गाउसियन सरफेस है, याद रखना कैसा सरफेस है, गाउसियन। तो अब ये एरिया है छोटा सा और इंटीग्रेशन लगा तो टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर बनेगा, छोटा छोटा कवर करोगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कटा, r से r कटा, तो कितना आया, 1/एप्सिलॉन q, और ये क्या है, फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं गाउस ने जो चीज बोली, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइप एनक्लोज चार्ज, ये चार्ज क्या है, इस सरफेस से एनक्लोज है, ये चार्ज क्या है, इस सरफेस से एनक्लोज है, इसीलिए इसको एनक्लोज सरफेस बोलते हैं, मतलब ढका हुआ चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस, या बाउंडेड चार्ज बाय द गाउसियन सरफेस, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये बच्चों क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, क्या आ गया, फ्लक्स।